दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो शायद टीवी पर पूरी तरह दिखाई भी नहीं दे रही, लेकिन उसका असर धीरे धीरे आपकी जेब, आपकी सेविंग्स, आपके घर के बजट और आपके फ्यूचर तक आने वाला है। तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़े जाते। अब लड़ाई करेंसी से होती है, तेल से होती है, ट्रेड रूट से होती है, सैंक्शन से होती है और सबसे डेंजरस लोगों के कॉन्फिडेंस से होती है। और शायद यही वजह है कि अचानक पूरी दुनिया में एक अजीब बेचैनी दिखाई देने लगी है। दुनिया के बड़े बड़े देश क्वाइटली गोल्ड खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की बातें हो रही है, ऑयल प्राइस अनस्टेबल हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर अलग चल रही है और इसी बीच भारत का रिजर्व बैंक क्वाइटली विदेशों में रखा अपना गोल्ड वापस भारत ला रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो दुनिया की गवर्नमेंट्स को फ्यूचर का डर दिखने लगा है, और अगर सच में कोई बड़ा इकोनॉमिक शॉक आने वाला है तो सबसे पहले चोट किस पर पड़ेगी? हमेशा की तरह मिडिल क्लास पर। वही मिडिल क्लास जो महीने की सैलरी आने के 10 दिन बाद कैलकुलेटर लेकर बैठ जाती है कि भाई आखिर पैसा गया कहां। तो देखो भाई, भारत और गोल्ड का रिश्ता सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इमोशनल है। हमारे यहाँ गोल्ड इन्वेस्टमेंट कम और फैमिली मेंबर ज्यादा माना जाता है। इंडियन फैमिलीज में अगर आप देखें तो कोई चीज सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मानी जाती है तो वो दो ही चीजें हैं, पहली माँ की इंस्टिंक्ट और दूसरी घर का गोल्ड। इंडियन मदर्स को चाहे स्टॉक मार्केट समझ आए या ना आए, लेकिन गोल्ड पर उनका कॉन्फिडेंस कभी नहीं हिलता। उनके लिए गोल्ड सिर्फ चमकती हुई धातु नहीं है, ये इमरजेंसी इंश्योरेंस है। और ऑनेस्टली हिस्ट्री देखकर उनकी थिंकिंग पूरी गलत भी नहीं लगती, क्योंकि दुनिया में कितनी करेंसीज खत्म हो गई, कितनी गवर्नमेंट्स बदल गई, कितने एम्पायर्स कोलैप्स हो गए, लेकिन गोल्ड की वैल्यू बनी रही। रोमन एम्पायर खत्म हुआ, गोल्ड बचा। मुगल एम्पायर खत्म हुआ, गोल्ड बचा। ब्रिटिश एम्पायर गया, गोल्ड बचा। मतलब सिस्टम बदलते रहे लेकिन गोल्ड हर एरा में रिलेवेंट बना रहा। और शायद यही वजह है कि अनसर्टेनिटी बढ़ते ही इंसान इंस्टिंक्टली गोल्ड की तरफ भागता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार सिर्फ आम लोग नहीं, गवर्नमेंट्स भी गोल्ड की तरफ भाग रही है और यही सबसे बड़ा संकेत है। अब यहाँ थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनकर निकला। धीरे धीरे डॉलर दुनिया की डोमिनेंट करेंसी बन गया। ऑयल ट्रेड डॉलर में होने लगा, इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर में होने लगा, कंट्रीज अपने रिजर्व्स डॉलर में रखने लगी। मतलब पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम लार्जली डॉलर सेंट्रिक हो गया। अब यहां तक सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं रहा, जियोपॉलिटिकल वेपन बन गया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देखने को मिला। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका और उसके अलाइज ने रशिया पर मासिव सैंक्शंस लगाए। रशिया के कई फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिए गए। अब इमेजिन करो, टेक्निकली पैसा रशिया का था लेकिन एक्सिस किसी और के कंट्रोल में था। और यही मोमेंट दुनिया के कई देशों के लिए वेकअप कॉल बन गया। चाइना सोचने लगा, इंडिया सोचने लगा, मिडिल ईस्ट सोचने लगा कि अगर फ्यूचर में हमारा कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका से हुआ, क्या हमारे डॉलर रिजर्व भी अनसेफ हो सकते। और यही से क्वाइटली शुरू हुई एक नई ग्लोबल रेस, डी डॉलराइजेशन की रेस, यानी डॉलर पर डिपेंडेंस कम। अब इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर कल खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है, लेकिन कंट्रीज धीरे धीरे अल्टरनेटिव्स बिल्ड करने लगी और उनमें सबसे बड़ा अल्टरनेटिव क्या है? गोल्ड। क्योंकि गोल्ड किसी कंट्री का नहीं होता, गोल्ड पर सैंक्शंस नहीं लगते, गोल्ड किसी सर्वर पर स्टोर नहीं होता कि कोई बटन दबाकर फ्रीज कर दे। गोल्ड फिजिकल ट्रस्ट है और यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स एग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहे हैं। अब आरबीआई की स्ट्रेटजी समझो, आरबीआई जब गोल्ड खरीदता है तो वो ज्वेलरी नहीं खरीद रहा होता, वो कॉन्फिडेंस खरीद रहा होता। किसी देश का गोल्ड रिजर्व दुनिया का ये सिग्नल देता है कि देश फाइनेंशियली कमजोर नहीं है। स्ट्रॉन्ग गोल्ड रिजर्व का मतलब है कि अगर फ्यूचर में कोई बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आता है तो देश के पास एक मजबूत फॉलबैक एसेट मौजूद है। अब आपके लिए यहाँ पहली बड़ी लर्निंग निकलती है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिर्फ पैसा नहीं बचाती, ट्रस्ट बिल्ड करती है। क्योंकि इकोनॉमी अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर लोगों को अपनी करेंसी पर भरोसा है तो सिस्टम स्टेबल रहता है। अगर कॉन्फिडेंस टूट गया तो सबसे बड़ी इकोनॉमी भी हिल सकती है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था। उस समय लोगों को लगता था कि अमेरिका की फाइनेंशियल सिस्टम कभी नहीं हिलेगी। फिर लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ और पूरी दुनिया को समझ आया कि मॉडर्न इकोनॉमीज कितनी फ्रेजाइल होती है। बैंक्स डूबे, जॉब्स गई, मार्केट क्रैश हुए। और इंटरेस्टिंग बात क्या थी, उस समय भी लोग गोल्ड की तरफ भागे थे, क्योंकि अनसर्टेनिटी के समय इंसान अल्टीमेटली ट्रस्ट ढूंढता है और गोल्ड हजारों साल से ट्रस्ट का सिंबल रहा है। अब यहाँ इंडिया की हिस्ट्री का सबसे इमोशनल चैप्टर आता है और वो है 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। आज की नई जनरेशन शायद प्रॉपर्ली इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इंडिया कभी इतनी बुरी हालत में था कि देश के पास मुश्किल से कुछ हफ्तों का फॉरेन रिजर्व बचा था। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि इंडिया को अपना गोल्ड विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। इमेजिन करो वो मोमेंट, एक पूरा देश अपना गोल्ड प्लेज कर रहा है ताकि इकोनॉमी सर्वाइव कर सके। वो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, नेशनल ह्यूमिलिएशन था। और शायद यही रीजन है कि इंडिया आज एग्रेसिवली तैयारी कर रहा है ताकि फ्यूचर में कभी वैसी सिचुएशन दोबारा ना आए। कंट्रीज भी इंसानों की तरह ट्रॉमा याद रखती है। जिस तरह मिडिल क्लास फैमिली एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने के बाद सालों तक एक्स्ट्रा कॉन्शियस होती है, उसी तरह कंट्रीज भी हिस्टोरिकल इकोनॉमिक शॉक को याद रखती है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होता है। अगर गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट है तो सरकार आम आदमी को इनडायरेक्टली डिस्करेज क्यों कर रही है? यही पूरा इकोनॉमी का गेम है। देखो, जब आरबीआई गोल्ड खरीदता है
तो वो नेशनल रिजर्व बनता है, लेकिन जब करोड़ों लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो इंडिया को वो गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है और इंडिया अपनी जरूरत का लगभग पूरा गोल्ड बाहर से खरीदता है, यानी डॉलर बाहर जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ऑलरेडी ऑयल इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट कंट्री है। हम अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं। अब इमेजिन करो ऑयल भी बाहर से खरीदना है, गैस भी बाहर से खरीदनी है, गोल्ड भी बाहर से खरीदना, तो डॉलर रिजर्व पर प्रेशर बढ़ेगा और जैसे डॉलर प्रेशर में आता है रुपीस कमजोर होने लगता है। अब आपके लिए यहाँ दूसरी बड़ी लर्निंग, करेंसी सिर्फ नोट नहीं हो, वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का मिरर हो। जब रुपी कमजोर होता है तो इंपोर्टेड चीजें महंगी हो जाती है, ऑयल महंगा होता है, फ्यूल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होते हैं और फिर डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। ट्रक ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जियां महंगी होगी, लॉजिस्टिक महंगे होंगे तो ऑनलाइन डिलीवरी महंगी होगी, एयर फेयर बढ़ेगा, डेली प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, यानी युद्ध कहीं और हो रहा होगा लेकिन असर आपके किचन बजट पर आएगा और यही इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहलाता है। और यही वो चीज है जो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा हर्ट करती है, क्योंकि मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी फिक्स सैलरी और राइजिंग एक्सपेंसेस के बीच फंसी रहती है। अब मिडिल क्लास साइकोलॉजी समझो, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पैनिक करता है, गरीब के पास बचाने को कम होता है, अमीर के पास मल्टीपल असेट्स होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास बीच में फंसा होता है। ईएमआई वही भर रहा है, स्कूल फीस वही दे रहा है, टैक्स वही दे रहा है, इन्फ्लेशन भी वही झेल रहा है, इसलिए अनसर्टेनिटी आते ही मिडिल क्लास इंस्टिंक्टिवली गोल्ड की तरफ भागता है। उसे लगता है कि गोल्ड एटलीस्ट सेफ रहेगा, लेकिन यही साइकोलॉजी ट्रैप शुरू होता है। जब हर आदमी पैनिक में एक ही चीज खरीदने लगता है तो प्राइसेस इरेशनली ऊपर जाने लगती है। यही हिस्ट्री में बार बार हुआ है, टूलिप बबल, .com बबल, 2008 का प्रॉपर्टी बबल, क्रिप्टो बबल, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी हर एरा में सेम रहती है और वो है फियर और ग्रीड, बस पैकेजिंग बदलती रहती है। और यही आपके लिए तीसरी बड़ी लर्निंग है और वो ये कि फाइनेंशियल डिसीजन इमोशंस में नहीं लॉजिक में लेने चाहिए, क्योंकि पैनिक में लिया गया इन्वेस्टमेंट अक्सर गलत टाइमिंग पर होता है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सोशल स्टेटस भी है। इंडियन वेडिंग्स कभी कभी ज्वेलरी एग्जीबिशन ज्यादा लगती है, एक आंटी दूसरी आंटी को ऐसे स्कैन करती है जैसे आरबीआई इंस्पेक्शन करने आई, अच्छा बस इतना गोल्ड। और इसी सोशल प्रेशर की वजह से कई फैमिलीज अननेसेसरली गोल्ड खरीदती है। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी यह है कि फिजिकल गोल्ड इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव असेट नहीं होता, वो लॉकर में पड़ा रहता है, डेड मनी। इसलिए सरकार जो है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शंस प्रमोट करती है, क्योंकि उसमें फिजिकली गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, यानी लोगों को गोल्ड एक्सपोजर भी मिल जाता है और देश का डॉलर भी बच जाता है। अब आपके लिए यहाँ चौथी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस आज लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। पहले लोग बोलते थे कि हमें पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, लेकिन अब जियो पॉलिटिक्स सीधे आपकी ईएमआई अफेक्ट करती है। ईरान इजराइल टेंशन बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो डॉलर मजबूत होता है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग स्लो करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होते हैं। यानी आज की दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है कि ग्लोबल अवेयरनेस फाइनेंशियली जरूरी हो गई है। इसलिए अगर आपको लगता है पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं तक सीमित है तो पेट्रोल पंप पर जाकर प्राइस बोर्ड देख लो। अब प्रैक्टिकल सवाल, आम आदमी करे क्या? सबसे पहली चीज, पैनिक मत करो। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का मतलब यह नहीं कि कल सुबह दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन प्रिपरेशन जरूरी है, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना जरूरी है, सारी सेविंग्स एक असेट में मत डालो। इंडियन फैमिलीज का क्लासिक डायलॉग होता है, सारा पैसा प्लॉट में लगा दिया, फिर इमरजेंसी आई तो बाहर गायब। डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग लगता है लेकिन स्टेबिलिटी वही देता है, कुछ लिक्विड कैश, कुछ एफडी, कुछ म्यूचुअल फंड्स, लिमिटेड गोल्ड एक्सपोजर, बैलेंस्ड अप्रोच ज्यादा स्मार्ट होती है। और सबसे जरूरी चीज, सोशल मीडिया इकोनॉमी से बचो। आजकल हर दूसरा आदमी थंबनेल बनाकर बोल रहा है कल डॉलर खत्म, गोल्ड 5 लाख जाएगा, इकोनॉमिक क्रैश। आप खुद सोचो, अगर किसी इंसान को फ्यूचर इतनी सर्टेनली से पता होता है तो वो यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं बना रहा होता। और आखिर में सबसे बड़ा लेसन, क्या दुनिया अनसर्टेन फेज में है? बिल्कुल। क्या ग्लोबल टेंशन रियल है? हाँ। क्या इंडिया डिफेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अपना रहा है? डेफिनेटली। लेकिन क्या इसका मतलब डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब समझना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री यही सिखाती है कि हर क्राइसिस टेम्परेरी होता है, लेकिन क्राइसिस में लोगों के डिसीजंस परमानेंट इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। कुछ लोग पैनिक में गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ लोग फियर में अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं और कुछ लोग कामली सर्वाइव करके स्ट्रांग निकलते हैं। इससे शायद पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकवे यही है कि मुसीबत के समय सबसे वैल्यूएबल चीज सिर्फ पैसा नहीं होती, समझ होती, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फाइनेंशियल फैसला कभी कभी करोड़ों से ज्यादा पावरफुल होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।